यहाँ पर अलग अलग लिक्विड्स दिया गया है, जैसे लेमन जूस। लेमन जूस का मतलब होता है नींबू का रस। क्या नींबू का रस गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर है? यहां पर ऑलरेडी दिया गया है कि नींबू का रस गुड कंडक्टर है। क्यों है? क्योंकि नींबू के रस में, लेमन जूस में होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्या होता है भैया? संतरों में सिट्रिक एसिड होता है, जितने भी खट्टे चीज होते हैं ना उसमें सिट्रिक एसिड होता है। एसिड जहां पर भी पाया जाए समझ लो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। समझ लो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जैसे लेमन जूस में क्या पाया गया है? सिट्रिक एसिड। एसिड है मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। समझ गए? अब देखो, अब अगर कोई भी लिक्विड, जैसे जो ये नींबू का रस है, अपने थ्रू अगर इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है तो क्या सुई इधर उधर करेगी? हमने यहां पर क्या पढ़ा था? हमने कहा था ना, जैसे ही इस लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो जाएगी, ये जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करेगा, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा। मतलब ये लिक्विड क्या है? कंडक्टिंग लिक्विड है। ये लिक्विड अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने दे रहा है। समझ गए? तो सबसे पहला हमारा क्या था? लेमन जूस। लेमन जूस गुड कंडक्टर है और इसी के लिए जो सुई है वो डिफ्लेक्ट किया। यस करेंगे हम यहां पर, ठीक है। विनेगर, सिरका। सिरके के अंदर कौन सी एसिड होती है? एसिटिक एसिड। कौन सी एसिड? एसिटिक एसिड। अब भाई यहां पर भी एसिड है तो इसलिए ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और यहां पर भी जो निडल है, जो सुई है कंपास की, वो डिफ्लेक्ट करेगी, मतलब इधर उधर करेगी। समझ गए? टैप वाटर का मतलब क्या हो गया? जो हमारे घरों में पानी आता है ना टोटी से, टैप से, वो होता है टैप वाटर। अब टैप वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? पहले आप ये जान लो, अगर कोई भी सब्सटेंस गुड कंडक्टर होगी इलेक्ट्रिसिटी का तो वो या तो एसिड होगा या तो उसके अंदर सॉल्ट होगा। समझ गए? चलो अब हम आगे पढ़ेंगे। टैप वाटर, टैप वाटर में ऑलरेडी एक सॉल्ट होता है, उस सॉल्ट को हम कहते हैं कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम दोनों सॉल्ट टैप वाटर में मौजूद होते हैं और इसी के लिए सॉल्ट की मौजूदगी की वजह से ये टैप वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और अगर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो निडल, जो सुई है, वो डिफ्लेक्ट करेगी। समझ गए? वेजिटेबल ऑयल, जो हम घरों में खाना बनाने के लिए तेल का यूज करते हैं, वो कैसा कंडक्टर है? तो भाई वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और क्यों? क्योंकि कुकिंग ऑयल में कोई भी आयंस नहीं होते हैं, कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल्स नहीं होते हैं, इसलिए कुकिंग ऑयल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। मिल्क, दूध, एसिड होता है इसमें। जल्दी बताओ कौन सा एसिड होता है मिल्क में? लैक्टिक एसिड। LACTIC, लैक्टिक एसिड होता है। और जब एसिड है तो भाई गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है? और इसलिए जो निडल है कंपास की, जो सुई है कंपास की, जो हमें कंपास दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या नहीं आ रही है, तो वो यस हो जाएगा। कैसे? क्योंकि सुई डिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, चलो हनी। हनी का मतलब होता है भैया शहद, और शहद एक शुगर का कोई सोल्यूशन है। शुगर सोल्यूशन ही तो है ना हनी। हनी क्या है? हनी का मतलब शहद। मीठा लगता है मतलब ये शुगर का सोल्यूशन है। और शुगर के सोल्यूशन में आयंस, साल्ट जैसी चीजें मौजूद नहीं होती हैं और इसी के लिए ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है और सुई भी डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। समझ गए? आगे हम बढ़ेंगे कि फ्रॉम टेबल 14.1 वी फाइंड दैट some liquids are good conductor of electricity and some are पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने इस टेबल में ये जाना कि कुछ लिक्विड्स जैसे लेमन जूस हो गया, विनेगर हो गया, टैप वाटर हो गया, ये क्या हो गए? ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे वेजिटेबल ऑयल और हनी, ये ऐसे लिक्विड्स हैं जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों होते हैं वो भी हमने जाना। अब यहां पर पहली कुछ पूछ रही है कि when the free ends of the tester do not touch each other, देयर इज एन एयर गैप बिटवीन देम। अब ये जो टेस्टर अभी हमने यूज किया था, इस टेस्टर का हमने यहां पर अलग अलग प्रकार के लिक्विड्स रखे और हमने ये टेस्ट किया कि ये लिक्विड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या ये लिक्विड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन अगर इस टेस्टर के बीच में यहां पर हम कोई भी लिक्विड ना रखें तो हम देखेंगे इस टेस्टर के दो फ्री एंड्स हैं। जैसे एक फ्री एंड ये हो गया, दूसरा फ्री एंड ये हो गया, और इन दोनों एंड्स के बीच में एक गैप है। और जहां पर गैप होता है, जहां पर कुछ नहीं होता, वहां पर हवा होती है, वहां पर एयर होता है। अब पहली ये जानती है कि देयर इज एन एयर गैप बिटवीन देम, इन दोनों एंड्स के बीच में एक एयर
का गैप है और इसी के लिए यहां से यहां इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं हो सकती। लेकिन पहली ने यह भी पढ़ा है कि जब आसमान में लाइटनिंग होती है, जब बिजली कड़कती है, तो आसमान का जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, वो पास होके वो आसमान से गिर के अर्थ पे, धरती पे गिर जाता है। और किसके थ्रू? एयर के थ्रू। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? जब बिजली कड़कती है तो आसमान की बिजली कभी कभी धरती पे भी गिर जाती है। आप अपने बड़ों से पूछना, वो आपको बताएंगे है जो आसमान का इलेक्ट्रिक करंट है, अगर वो बिल्डिंग पर गिर जाता है तो बिल्डिंग टूट जाती है, अगर इंसानों के ऊपर गिर जाता है तो इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहां पर दो अलग अलग चीजें दी गई हैं। क्या क्या? कि अगर इस टेस्टर के बीच में एयर गैप है तो यहां तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, लेकिन आसमान से जब बिजली कड़कती है तो वो सीधा धरती तक आ जाती है एयर के थ्रू। ये कैसे हो सकता है? अब पहेली के दिमाग में यहां से एक क्वेश्चन आया, यहां पर ये पूछना चाह रही है पहेली कि क्या सभी कंडीशंस में एयर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, या कभी कभी एयर में भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है? चलो हम पहेली को बताएंगे, लेकिन इसके पहले बूझो यहां पे पूछ रहा है कि बूझो आस्क वेदर अदर मटेरियल्स क्लासिफाइड एज पुअर कंडक्टर्स also allow electricity to pass under certain conditions। अब यहां पर जो एयर था, एयर को तो हम पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, लेकिन फिर भी एयर में बिजली उतर गई, एयर में इलेक्ट्रिक करंट पास हो गया। कैसे हो गया? आसमान से धरती पे आती है ना इलेक्ट्रिक करंट, कैसे होके आती है? एयर के थ्रू आती है। अब बूझो यहां पर यह पूछना चाह रहा है कि ऐसे और कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो कहलाते तो पुअर कंडक्टर हैं, लेकिन कभी कभी गुड कंडक्टर का काम भी कर देते हैं। चलो हम पहली और बूझो को यहां पर बताएंगे कि एक्चुअली अंडर सर्टेन कंडीशंस मोस्ट मटेरियल्स कैन कंडक्ट। यहां पर यह बताया जा रहा है कि अंडर सर्टेन कंडीशंस, मतलब किसी ना किसी कंडीशन में जो ज्यादातर मटेरियल्स हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, कैन कंडक्ट। और इसी के लिए ये प्रिफर किया जाता है और इसी के लिए ये कहा जाता है कि हम मटेरियल्स को कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स कहने के बजाय गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स कहें। क्यों? क्योंकि जो कंडक्टर्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने देते हैं, और जो इंसुलेटर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं होने देते हैं। लेकिन हमने यहां पर क्या जाना? हमने यहां पर जाना कि जो ज्यादातर मटेरियल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, और इसी के लिए हम उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे कि जिन मटेरियल में ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है उन्हें हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे, और ऐसे मटेरियल्स जिसमें इजीली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना हो या जिसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट ना हो उसे हम पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। लेकिन कंडक्टर कहेंगे ही कहेंगे, क्योंकि किसी ना किसी कंडीशन में ज्यादातर मटेरियल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते ही करते हैं। वी हैव टेस्टेड द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टैप वाटर। हमने अभी पिछले पार्ट में एक एक्टिविटी की थी, इस एक्टिविटी में हमने अलग अलग लिक्विड्स को चेक किया था, जैसे टैप वाटर, जैसे वेजिटेबल ऑयल। हमने मिल्क को यहां पर रख के चेक किया था कि क्या ये लिक्विड अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होने देता है या नहीं होने देता। तो हमने उसमें क्या देखा था? हमने देखा था कि जो टैप वाटर है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जो हमारे घरों में पानी आता है उस पे बिजली उतर सकती है। अब हम क्या पता लगाएंगे? हम पता लगाएंगे कि क्या जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर का मतलब क्या होता है? जो हमारे घरों में पानी आता है उसमें कुछ सॉल्ट ऑलरेडी मिक्स होते हैं, जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारे घर में आने वाले पानी में ऑलरेडी मिक्स होता है। लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होते हैं उसमें कोई भी इंप्योरिटीज नहीं होती, उसमें कोई भी सॉल्ट मिक्स नहीं होता। और अगर किसी वाटर में सॉल्ट नहीं होगा, दैट मीन्स कि उस वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन ना करेगी, उस वाटर में बिजली नहीं उतरेगी। तो अब हम चेक करेंगे इस एक्टिविटी में कि क्या डिस्टिल्ड वाटर में, डिस्टिल्ड वाटर का मतलब ऐसा वाटर जिसमें 0% सॉल्ट हो, ठीक है, तो क्या ऐसे वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी या नहीं होगी, हम इस एक्टिविटी के थ्रू चेक करेंगे। अब चलो एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। टेक अबाउट 2 टीस्पून्स ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक और रबर कैप ऑफ अ बॉटल। कोई भी बॉटल ले लो, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ले लो, और बॉटल का जो कैप है उस कैप में 2 चम्मच 2 टीस्पून्स ऑफ डिस्टिल्ड वाटर मिला दो। अब डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? ऐसा वाटर जिसमें 0% सॉल्ट हो, जिसमें नमक की मात्रा बिल्कुल भी ना हो,
ऐसे वाटर को हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। अब आपको डिस्टिल्ड वाटर कहां पर मिलेगा? अपने स्कूल के साइंस लैब में जाना और टीचर से कहना कि मुझे डिस्टिल्ड वाटर चाहिए, वो आपको दे देंगे। या आपके अगल बगल अगर मेडिकल स्टोर है तो वहां पर जाना और कहना अंकल अंकल मुझे डिस्टिल्ड वाटर दे दो, वो आपको दे देंगे। अगर आपने एक बार डिस्टिल्ड वाटर पा लिया तो आप क्या करो? यूज द टेस्टर टू टेस्ट वेदर डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। अब हमने जो लास्ट पार्ट में एक्टिविटी की थी, इस एक्टिविटी में हमने ये जो टेस्टर बनाया था, इस टेस्टर के यहां पर हमने अलग अलग लिक्विड्स को रखा और टेस्ट किया कि क्या ये लिक्विड्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं या ये लिक्विड्स बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। सेम ऐसे ही अब हम यहां पर रखेंगे डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, अब डिस्टिल्ड वाटर को हम चेक करेंगे कि क्या डिस्टिल्ड वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, अब जब हमने यहां पर टेस्ट किया तो व्हाट डू यू फाइंड? तुमने क्या देखा? हमने देखा भाई साहब कि डिस्टिल्ड वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, डिस्टिल्ड वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि डिस्टिल्ड वाटर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नाउ डिसॉल्व अ पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट इन डिस्टिल्ड वाटर। अब डिस्टिल्ड वाटर में तुम क्या करो कि एक चुटकी नमक मिला दो। ठीक है, उसी पानी में, जिस पानी को अभी हमने टेस्ट किया कि क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है या नहीं आती, उसी वाटर में एक चुटकी नमक मिला दो। अब टेस्ट करो कि क्या इलेक्ट्रिसिटी आती है। व्हाट डू यू कंक्लूड दिस टाइम? इस टाइम तुम देखोगे कि इस बार तो इलेक्ट्रिसिटी आने लगी। क्यों? क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में हमने सॉल्ट मिला दिया। सॉल्ट की ही जरूरत थी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में। अब जब हमने एक चुटकी सॉल्ट उसमें मिला दिया तो इलेक्ट्रिसिटी आने लगी। बहुत सिंपल सी एक्टिविटी थी। इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि जो हमारे घरों में टैप वाटर आता है, जो टंकी का पानी आता है हमारे घरों में, उसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है, और जो डिस्टिल्ड वाटर होता है जिसमें सॉल्ट नहीं होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती। समझ गए? आगे हम बढ़ेंगे कि when salt is dissolved in distilled water we obtain salt solution। जब हमने एक चुटकी नमक और डिस्टिल्ड वाटर में मिला दिया तो अब ये वाटर सॉल्ट का सोल्यूशन बन गया। इसका मतलब क्या है कि अब इस वाटर में नमक की मात्रा बढ़ गई है। ठीक है, दिस इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जो ये वाटर है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए सॉल्ट की क्वांटिटी होनी चाहिए, थोड़ी सी नमक की मात्रा होनी चाहिए। और जब हमने नमक मिला दिया तो ये जो वाटर है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगा। आगे चलते हैं कि द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेस सच एज टैप्स, हैंडपंप्स, वेल्स एंड पॉन्ड्स इज नॉट प्योर। जो पानी हमारे घरों में आता है, जैसे टोटी का पानी हो गया, हैंडपंप का पानी हो गया, कुएं का पानी हो गया, तालाब का पानी, जो हमारे घरों में आता है अलग अलग पर्पसेस के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए, ये पानी पूरी तरीके से प्योर नहीं होता। क्यों नहीं होता? इट में कंटेन सेवरल सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड इन इट। इस पानी में ऑलरेडी पहले से ही कुछ नमक की मात्रा मिली हुई होती है। इसमें अलग अलग तरीके के सॉल्ट ऑलरेडी मौजूद होते हैं। जैसे कैल्शियम हमारे घरों में आने वाले पानी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम हमारे घरों में आने वाले पानी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सब ऐसे सॉल्ट हैं जो हमारे घरों में आने वाले पानी को इम्प्योर बनाते हैं। और इन्हीं सॉल्ट की वजह से जो टैप वाटर है, हैंडपंप का वाटर है, हमारे कुएं का पानी है, ये सब इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि इसमें सॉल्ट की मात्रा होती है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल सॉल्ट्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट। दिस वाटर इज दस अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे घरों में पीने वाला पानी आता है, जो टैप वाटर होता है, उसमें पहले से ही थोड़ी बहुत मात्रा में मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। मिनरल सॉल्ट्स कौन से होते हैं? ऐसे सॉल्ट्स जो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो, ऐसे सॉल्ट्स जो मिनरल्स का काम करें। ठीक है, तो मिनरल सॉल्ट्स पहले से ही इस पानी में प्रेजेंट होते हैं और इसी की वजह से जो हमारे घरों का टैप वाटर होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि जहां पर सॉल्ट है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी है। ऑन द अदर हैंड, वहीं पर दूसरी तरफ डिस्टिल्ड वाटर एक ऐसा वाटर होता है जिसमें बिल्कुल भी सॉल्ट्स नहीं होते हैं, जो फ्री ऑफ सॉल्ट होता है, और इसी की वजह से डिस्टिल्ड वाटर एक
पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, इसमें बिजली नहीं उतरती है। अब यहाँ पर पहली कुछ बता रही है, हमें बता रही है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन हेल्थ। जो हमारे पानी में थोड़ी बहुत मात्रा में मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे पीने वाले पानी में थोड़ी बहुत मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ये मिनरल सॉल्ट्स हमारे बॉडी के लिए काफी बेनिफिशियल होते हैं, काफी लाभकारी होते हैं। और इसी वजह से, इन्हीं सॉल्ट की वजह से जो ये वाटर होता है, जो हमारे घरों में पीने वाला पानी आता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। So we should never handle electrical appliances with wet hands। और इसी के लिए हमारे घर के बड़े कहते हैं कि हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लियांसेस को, किसी भी विद्युतीय चीजों को अपने गीले हाथों से नहीं टच करना चाहिए। या अगर हम किसी गीले फर्श पर, किसी वेट फ्लोर पर खड़े हैं, तो उस फ्लोर पर खड़े होके हमें किसी फैन का स्विच ऑन नहीं करना चाहिए, हमें टीवी का प्लग नहीं लगाना चाहिए, या हमें किसी भी इलेक्ट्रिकल चीजों को टच नहीं करना चाहिए। हमें बिजली के झटके भी लग सकते हैं, ठीक है। वी हैव फाउंड दैट कॉमन सॉल्ट when dissolved in distilled water makes it a good conductor। हमने ये देखा, हमने अभी जो इसके पहले वाली एक्टिविटी की थी, उसमें हमने डिस्टिल्ड वाटर में जैसे ही एक चुटकी नमक मिलाया, ये डिस्टिल्ड वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन गया। इस डिस्टिल्ड वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होने लगी। What are the other substances? यहां पर सबसे जानने वाली बात तो यह है कि और कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिन्हें अगर डिस्टिल्ड वाटर में मिला दिया जाए तो हमारा डिस्टिल्ड वाटर गुड कंडक्टर बन सकता है। मतलब नमक के अलावा और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे अगर हम डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स कर दें, मिला दें, तो वो हमारा वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाए। चलो पता करते हैं। अब आपको यहां पर चेतावनी दी जा रही है, कॉशन, डू द नेक्स्ट एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, पेरेंट और सम एल्डरली पर्सन। जो अगली एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 14.5, इस एक्टिविटी को अपने किसी टीचर, पेरेंट या अपने घर के किसी भी बड़े इंसान की देखरेख में करना। क्यों? बिकॉज द यूज ऑफ एसिड इज इन्वॉल्व्ड इन इट। क्योंकि इस एक्टिविटी में एसिड का यूज किया गया है और एसिड आपके लिए डेंजरस हो सकता है, एसिड आपकी स्किन को भी जला सकता है। अब हम डायरेक्टली इस एक्टिविटी को करेंगे। एक्टिविटी नंबर 14.5, टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ बॉटल्स। आपको करना क्या है, आपके घर में जो प्लास्टिक के बॉटल्स आते हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक के बॉटल्स हो गए, चाहे वो बिस्लेरी के बॉटल्स हो गए, उन बॉटल्स के कैप्स आपको चाहिए। आपको इस एक्टिविटी करने के लिए कम से कम 3 कैप्स चाहिए, 3 ढक्कन चाहिए। अब आपको 3 कैप्स अगर मिल गए हैं तो करना क्या है, आपको pour about 2 teaspoons of distilled water in each of them। आपको उन तीनों कैप्स में 2-2 ढक्कन डिस्टिल्ड वाटर रख देना है। डिस्टिल्ड वाटर कहाँ मिलेगा आपको? आपके साइंस लैब में मिल जाएगा, या आप किसी भी मेडिकल स्टोर में जाके डिस्टिल्ड वाटर पा सकते हो, खरीद सकते हो, ठीक है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू अ डिस्टिल्ड वाटर इन 1 कैप। अब आपके पास 3 कैप्स हैं, इन तीनों कैप्स में डिस्टिल्ड वाटर पहले से रखा गया है। आपको पहले वाले कैप में कुछ नींबू के रस की बूंदें मिला देनी है, कुछ लेमन जूस के फ्यू ड्रॉप्स आपको पहले वाले कैप में मिक्स कर देना है। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी यूज कर सकते हो पहले वाले कैप में, ठीक है। अब दूसरे वाले कैप में आपको क्या करना है, बेस मिलाना है। आप कोई भी बेस मिला सकते हो, चाहे आप कॉस्टिक सोडा का यूज होता है साबुन बनाने में, कॉस्टिक सोडा का यूज होता है मोमबत्तियां बनाने में, कैंडल्स बनाने में। तो आप कॉस्टिक सोडा की कुछ बूंदे या पोटेशियम आयोडाइड की कुछ बूंदें दूसरे वाले कैप में मिला सकते हो, मिक्स कर सकते हो। अब आपको तीसरे वाले कैप में क्या मिलाना है, एड अ लिटिल शुगर टू द डिस्टिल्ड वाटर इन द थर्ड कैप एंड डिसॉल्व इट। तीसरे वाले कैप में आपको कुछ शुगर, कुछ चीनी मिला देनी है और इसको मिला देना है, पूरा एकदम डिसॉल्व कर देना है, ठीक है। अब हमारे पास 3 टाइप के अलग अलग लिक्विड्स हैं। पहला लिक्विड हमारा एसिड का सोल्यूशन है, दूसरा लिक्विड हमारा बेस का सोल्यूशन है और तीसरा लिक्विड हमारा शुगर का सोल्यूशन है। अब हम इन तीनों लिक्विड्स को चेक करेंगे टेस्टर का यूज करके,
कि क्या इन लिक्विड्स में इलेक्ट्रिसिटी आती है या नहीं आती। जब तुम इन टेस्ट को करोगे ना तो तुम देखोगे कि जो एसिड का सोल्यूशन है इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी आती है, और ये जो बेस का सोल्यूशन है इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी आती है, लेकिन इस शुगर सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है। शुगर सोल्यूशन पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों? क्योंकि यहां पर सीधा सीधा दिया गया है कि मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। यहां पर डायरेक्टली ये कहा गया है कि ज्यादातर लिक्विड्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मोस्ट लिक्विड्स जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वो या तो एसिड के सोल्यूशन होते हैं, वो या तो बेस के सोल्यूशन होते हैं, वो या तो सॉल्ट के सोल्यूशन होते हैं, वो शुगर के सोल्यूशन नहीं होते हैं। और इसी वजह से जिस कैप में हमने शुगर मिक्स किया है उस कैप के डिस्टिल्ड वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। When an electric current flows through a conducting solution, does it produce an effect on the solution? अब हमने यहां पर देख लिया कि कौन से लिक्विड्स में इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है। अब जब एक बार किसी भी लिक्विड में, चाहे एसिड का सोल्यूशन हो गया, जैसे डिस्टिल्ड वाटर में हमने कुछ बूंदे नींबू का रस मिला दिया तो ये लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी आने लगी, ठीक है। अब जब इस लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इस लिक्विड में कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, और उन केमिकल रिएक्शन से बहुत सारे इफेक्ट्स, बहुत सारे फर्क पड़ते हैं उस लिक्विड पे। तो चलो उन्हीं इफेक्ट्स के बारे में हम नेक्स्ट वाले टॉपिक केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टॉपिक नंबर 14.2, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि अगर किसी भी लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है तो उस लिक्विड में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, और उन्हीं केमिकल चेंजेस का क्या रिजल्ट है, उन केमिकल चेंजेस के क्या इफेक्ट्स, क्या प्रभाव पड़ते हैं उस लिक्विड पे, वही हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 7th वी हैव लर्नड सम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने क्लास 7th में इलेक्ट्रिक करंट्स के कुछ इफेक्ट्स के बारे में पढ़ लिया है। जैसे हमने मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा, हमने केमिकल इफेक्ट के बारे में पढ़ा, हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, ठीक है। कैन यू लिस्ट दीज इफेक्ट्स? क्या तुम इन इफेक्ट्स के नाम बता सकते हो? हाँ, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट। What effect does the current produce when it flows through a conducting solution? इन तीनों इफेक्ट्स में से कौन सा प्रभाव, कौन सा इफेक्ट पड़ता है अगर किसी भी लिक्विड से कोई इलेक्ट्रिक करंट होके गुजरती है? तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी लिक्विड से कोई इलेक्ट्रिक करंट पास होती है तो वहां पर केमिकल चेंज होता है। मतलब कौन सा इफेक्ट काम में आएगा? केमिकल इफेक्ट काम में आएगा। चलो हम पता करते हैं इस एक्टिविटी से। एक्टिविटी नंबर 14.6, इस एक्टिविटी में हम क्या पढ़ेंगे? आइए पढ़ते हैं और करते हैं। टेक आउट कार्बन रॉड्स केयरफुली फ्रॉम 2 डिस्कार्डेड सेल्स। सेल्स का मतलब क्या होता है? बैटरियां। बैटरियों के बीच में लगा होता है कार्बन रॉड्स, ठीक है। जैसे देखो ये बैटरी है और इस बैटरी के बीच में एक रॉड है, एक अंदर तक रॉड गई है और इसी रॉड को हम कार्बन रॉड कहते हैं। दो बैटरियों के बीच में से कार्बन रॉड्स को निकाल लो, कम से कम 2 कार्बन रॉड्स हो, ठीक है। उसके बाद क्या करो? क्लीन देयर मेटल कैप्स विथ सैंड पेपर। जैसे देखो ये रॉड ही है, ठीक है, और ये होता है मेटल कैप, जो ऊपर का कैप ढक्कन टाइप का लगा है ना इस कार्बन रॉड में, इसे हम मेटल कैप कहते हैं। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है? यहां पर कहा जा रहा है कि इन रॉड्स के मेटल कैप्स को साफ कर लो, क्लीन कर लो। किस चीज से? बालू कागज से। बालू कागज एक रफ सरफेस होता है, अगर हम किसी चीज पे सैंड पेपर को रब करें, रगड़े ना, तो वो चीज क्लीन हो जाती है, साफ हो जाती है, ठीक है। तो आपको इस रॉड के मेटल कैप को सैंड पेपर से रगड़ रगड़ के साफ करना है। रैप कॉपर वायर्स अराउंड द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रॉड्स। आप देख रहे हो इन रॉड्स का ये जो मेटल कैप्स है, इनके चारों ओर ना वायर्स, कॉपर, तांबे के तार बांध दो। उसके बाद क्या करो? एंड ज्वाइन देम टू अ बैटरी। और उन्हें बिल्कुल ऐसे, जैसे एक रॉड यहां पर है, इसका वायर निकाल के यहां पर ला दो, और एक रॉड यहां पे है, इसका वायर निकाल के यहां पर ला दो और इसे बैटरी से जोड़ दो, ठीक है। अब ये जो रॉड्स हैं, इन रॉड्स को हम रॉड्स ना कह के क्या कहेंगे? हम इलेक्ट्रोड्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड्स। याद रखना, इन्हीं कार्बन रॉड्स को हमने एक नाम दे दिया है, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कि इंस्टेड ऑफ कार्बन रॉड्स यू मे टेक 2 आयरन नेल्स about
6 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब यहाँ पर जो आपको बैटरी के रॉड्स आपने लिए हैं, अगर आप ये ना लेना चाहें तो आप 2 लोहे की कील ले सकते हैं। लोहे की कील को कम से कम 6 सेंटीमीटर लंबा होना जरूरी है। कम से कम 6 सेंटीमीटर की लोहे की कील लीजिएगा। ठीक है, अब आगे आपको क्या करना है, पोर अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ ग्लास प्लास्टिक बाउल। बिल्कुल ऐसे जैसे फिगर में दिखाया गया है, कोई प्लास्टिक का या शीशे का बर्तन ले लो और इस बर्तन में पानी डाल दो। ठीक है, और इस पानी में आपको क्या मिलाना है, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस या सॉल्ट। आपको उस पानी में हल्का फुल्का नमक या कुछ बूंदे नींबू का रस मिला देना है, जिससे क्या हो जाए, जिससे ये लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगे। उसके बाद आपको क्या करना है, नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड्स इन दिस सोल्यूशन। अब आपने जब एक बार एक बर्तन ले लिया, इसमें पानी डाल दिया, पानी में आपने कुछ नमक भी डाल दिया या नींबू का रस डाल दिया, जिससे इस पानी में इलेक्ट्रिसिटी आने लगी। तो अब क्या करना है, जो हमने ये इलेक्ट्रोड बनाया था, यहां पर तार लगाया था, इसको इस लिक्विड में डिप कर दो, इमर्स कर दो। इमर्स का मतलब डुबो दो। मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स ऑफ द कार्बन रॉड्स आर आउटसाइड ऑफ वाटर। ध्यान रखना कि वो जो मेटल कैप्स, जो ऊपर के ढक्कन है ना, जहां पर हमने वायर लपेटे हुए हैं, वो पानी के बाहर रहे। वेट फॉर 3-4 मिनट्स, ऐसे ही कम से कम 3-4 मिनट रहने दो, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, ऐसे डुबो दो, बैटरी से कनेक्ट कर दो और ऐसे ही 3-4 मिनट छोड़ दो। ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड्स केयरफुली। आपको 3-4 मिनट ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद इलेक्ट्रोड्स, जो ये रॉड्स हैं, आप देखो, इनको एकदम केयरफुली देखो और देखो कि क्या हो रहा है। आप क्या देखोगे, डू यू नोटिस एनी गैस बबल नियर द इलेक्ट्रोड्स। तुमने क्या तुमने इन रॉड्स के अगल बगल 3-4 मिनट बाद गैस के बबल्स देखे क्या। जैसे अगर पानी उबालते हैं हम तो बबल्स आता है कि नहीं, सेम ऐसे ही तुम देखोगे कि जब हम इस लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो इस इलेक्ट्रोड्स, ये जो कार्बन रॉड्स हैं, इनके अगल बगल से बबल्स आने लगेंगे। क्यों, क्योंकि जो ये वाटर है H2O, अब यहाँ का हाइड्रोजन अलग हो गया है और ऑक्सीजन अलग हो गया है। दैट मीन्स कि जो ऑक्सीजन है वो बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल जा रहा है और हाइड्रोजन यहीं कहीं पर है। मतलब एक इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन आके चिपक जाएगा और एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन आके चिपक जाएगा। समझ गए। चलो अब हम आगे चलते हैं। यहां पर और कुछ आपसे पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि क्या हम इस चेंज को केमिकल चेंज का नाम दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल दे सकते हो। क्यों, क्योंकि यहां पर कोई नया केमिकल फॉर्म हुआ ना, H2O ब्रेक हो गया और हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ केमिकल चेंज दैट यू लर्नड इन क्लास 7। क्लास 7 में हमने केमिकल चेंज की डिफिनीशन याद की थी। केमिकल चेंज की डिफिनीशन क्या थी, केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाए, कोई नई चीज उत्पत्ति हो जाए, उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो यहां पर H2O खत्म होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो गया। यहां पर किसी साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है कि इन ईयर 1800 एक इंग्लैंड के केमिस्ट थे, एक ब्रिटेन के केमिस्ट थे, जिनका नाम था विलियम निकोलसन। इनका जन्म 1753 में हुआ था और इनकी डेथ 1815 में हो गई थी। ठीक है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में दिखाया कि अगर इलेक्ट्रोड्स को हम वाटर के अंदर इमर्स कर दें, अगर इलेक्ट्रोड्स को हम पानी के अंदर डुबो दें, बिल्कुल इस फिगर में जैसे किया गया है कि इलेक्ट्रोड्स को पानी के अंदर डुबा दिया गया है, तो अगर हम इलेक्ट्रोड्स को पानी के अंदर इमर्स कर दें और अगर इस वाटर से इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएं तो क्या होगा, बबल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वर प्रोड्यूस्ड। इन इलेक्ट्रोड्स के अगल बगल से ना एयर बबल्स निकलने लगेंगे और ये एयर बबल्स हाइड्रोजन के बबल्स होंगे, ऑक्सीजन के बबल्स होंगे। समझ में आया। ठीक है, ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जो ऑक्सीजन के बबल्स होंगे वो ऐसे इलेक्ट्रोड के अगल बगल से निकलेंगे, जैसे देखो ये हमारा बैटरी है और बैटरी ये अगर प्लस का टर्मिनल है और अगर ये मान लेते हैं नेगेटिव का टर्मिनल है। ठीक है, प्लस के टर्मिनल से जो भी इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होगा, इस इलेक्ट्रोड के अगल बगल से ऑक्सीजन के बबल्स निकलेंगे और जो दूसरा वाला इलेक्ट्रोड होगा इसके अगल बगल से हाइड्रोजन के बबल्स निकलेंगे। समझ गए। यही थ्योरी विलियम निकोलसन ने दिया था
ईयर 1800 में। समझ में आया? आगे चलते हैं हम। द पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सोल्यूशन कॉजेस केमिकल रिएक्शन। यहां पर बताया गया है कि अगर किसी भी कंडक्टिंग लिक्विड से, अगर किसी भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाले लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम पास कराएं तो उस लिक्विड में केमिकल रिएक्शंस होंगे और उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से कुछ इफेक्ट्स पड़ सकते हैं। कौन कौन से इफेक्ट पड़ सकते हैं? पहला इफेक्ट पड़ेगा कि हो सकता है कि अगर किसी लिक्विड से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएं तो उस लिक्विड में इलेक्ट्रोड्स के अगल बगल से बबल्स निकलने लगे, और ये बबल्स एयर के बबल्स होंगे, गैस के बबल्स होंगे, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन के बबल्स हो सकते हैं, हाइड्रोजन के बबल्स हो सकते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स के अगल बगल से निकलने लगेंगे, जैसे हमने अभी जस्ट ऊपर पढ़ा, ठीक है। डिपॉजिट्स ऑफ मेटल, दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा कि अगर कोई ऐसा लिक्विड है, अगर किसी लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है और उस लिक्विड में मेटल की मात्रा मौजूद है, तो इलेक्ट्रोड के अगल बगल मेटल्स जो हैं डिपॉजिट हो सकते हैं। तो दूसरा फर्क तो ये पड़ेगा। तीसरा फर्क क्या पड़ेगा? अगर किसी भी लिक्विड से हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो उस लिक्विड का कलर भी चेंज हो सकता है। तो ये तीन इफेक्ट्स हैं कि अगर हम लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएं तो क्या क्या फर्क पड़ सकता है। भाई पहला कि बबल्स क्रिएट हो सकते हैं, दूसरा मेटल डिपॉजिट हो सकता है, और तीसरा उस लिक्विड का कलर भी चेंज हो सकता है। द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन व्हाट सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। अब इन तीनों में से कौन सा इफेक्ट पड़ेगा? क्या कलर ऑफ क्या चेंज ऑफ कलर होगा, या मेटल डिपॉजिट होगा, या इलेक्ट्रोड्स के अगल बगल से बबल्स निकलेंगे? इन तीनों में से क्या होगा ये डिपेंड करता है कि हम कौन से लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं, या हम कौन से इलेक्ट्रोड्स या कार्बन रॉड्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है कि कलर चेंज होगा, कि मेटल्स डिपॉजिट होंगे या बबल्स क्रिएट होंगे। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ये जो तीन यहाँ पर पॉइंट्स बताए गए हैं कि गैस के बबल्स निकलने लगेंगे, मेटल डिपॉजिट हो जाएगा और चेंज ऑफ कलर हो जाएगा, ये तीनों केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहलाते हैं। समझ में आया? आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा और